Welcome, dear students. Good morning, all of you. Myself, A.K. शर्मा. डियर स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम में सॉलिड स्टेट का थर्ड लेक्चर हम आज स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर सेकंड में हमने ठोस का वर्गीकरण किया। किसका वर्गीकरण किया? ठोस का वर्गीकरण किया। और ठोस का वर्गीकरण हमने दो भागों में विभाजित किया। ठोस को एक हमने विभाजित किया क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हमने विभाजित किया अक्रिस्टलीय ठोस। और फिर हमने ठोस जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय हैं इनके अंदर अंतर को स्पष्ट किया। ठीक है, हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया था। हमने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस जो हैं ये विषम दैशिकता दर्शाते हैं। कौन से ठोस? क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता का गुण दर्शाते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा गुण दर्शाते हैं? समदैशिकता का गुण दर्शाते हैं। हम कह सकते हैं कि विषम दैशिकता जो है ये क्रिस्टलीय ठोसों का अभिलाक्षणिक गुण है और समदैशिकता जो है ये अक्रिस्टलीय ठोसों का अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है, हमने पढ़ा विषम दैशिकता क्रिस्टलीय ठोस का अभिलाक्षणिक गुण है। हम डिफाइन करें विषम दैशिकता को। विषम का मतलब होता है अलग अलग। विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग। दैशिकता का मतलब होता है दिशाओं के सापेक्ष। यानी कि जब हम दिशाओं के सापेक्ष अध्ययन करेंगे तो हमें मान कैसे प्राप्त होंगे? अलग अलग प्राप्त होंगे। यानी कि जब क्रिस्टलीय ठोस में कुछ भौतिक गुणों जैसे अपवर्तनांक, घनत्व, विद्युतीय चालकता, वैद्युतीय चालकता आदि का अध्ययन अलग अलग दिशाओं के सापेक्ष किया जाता है। अलग अलग दिशाओं के सापेक्ष किया जाता है। अलग अलग दिशाओं के सापेक्ष किया जाता है तो इनके मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। इनके मान क्या होते हैं? अलग अलग प्राप्त होते हैं। इस गुण को हम कहते हैं विषम दैशिकता। इस गुण को क्या कहते हैं? विषम दैशिकता। फिर हम कहेंगे समदैशिकता किसे कहते हैं? सम का मतलब होता है, डियर स्टूडेंट्स, सम का मतलब हो गया समान और दैशिकता का मतलब होता है दिशाओं के सापेक्ष। जब हम इन भौतिक गुणों का अध्ययन अलग अलग दिशाओं के सापेक्ष करेंगे तो इनके मान क्या प्राप्त होते हैं? समान प्राप्त होते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं? समदैशिकता। और समदैशिकता किस प्रकार के ठोस का अभिलाक्षणिक गुण है? तब हम कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस का अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। और पॉइंट आता है हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। ठीक है, किसका वर्गीकरण लेंगे हम वर्गीकरण ले रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस का
वर्गीकरण। ठीक है, कौन से ठोस का वर्गीकरण? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। कौन से ठोस का वर्गीकरण ले रहे हैं? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण ले रहे हैं। और वर्गीकरण हम करें क्रिस्टलीय ठोस का, तब हम कहेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस को अवयवी कणों की प्रकृति और उनके मध्य लगने वाले बलों की प्रकृति के आधार पर हम मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर फर्स्ट आणविक क्रिस्टलीय ठोस, नंबर सेकंड आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, नंबर थर्ड धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और नंबर फोर्थ सहसंयोजी या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड करेंगे हम? 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो हम कहेंगे किसके आधार पर करेंगे ये वर्गीकरण? तो हम कहेंगे अवयवी कणों की प्रकृति तथा उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर, लगने वाले आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, कितने भागों में बांटेंगे हम? 4 भागों में बांटेंगे। क्रिस्टलीय जो ठोस हैं, क्रिस्टलीय ठोस को हम कितने भागों में विभाजित करेंगे? 4 भागों में विभाजित करेंगे। नंबर फर्स्ट आता है आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, नंबर सेकंड आता है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, नंबर थर्ड पर आता है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। कौन से क्रिस्टलीय ठोस? धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। और नंबर फोर्थ पर आता है, हम कहेंगे फोर्थ पर नेटवर्क या सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 4 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स? 4 भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर फर्स्ट आणविक क्रिस्टलीय ठोस, नंबर सेकंड आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, नंबर थर्ड धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और नंबर फोर्थ सहसंयोजी या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। हमसे बात की जाए कि ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण किस बेसिस पे किया है, किस आधार पर किया है, तब हम कहेंगे अवयवी कणों की प्रकृति और उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल की यानी कि आबंध की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, कितने भागों में बांट दिया हमने? 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं कि क्रिस्टलीय ठोस हमारे पास हैं। इन क्रिस्टलीय ठोस को हम कितने भागों में बांट चुके हैं? 4 भागों में बांट चुके हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास आता है आणविक क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा आता है? आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, कौन सा आता है? आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक, सेकंड नंबर पर जो हमारे पास वर्गीकरण है,
सेकंड वर्गीकरण में हमने इनको बांटा है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है सेकंड नंबर पर आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। कौन से ठोस आते हैं? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। थर्ड नंबर पर क्या था हमारे पास? थर्ड नंबर पर था धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। और फोर्थ नंबर पर हमारे पास क्या है? फोर्थ नंबर पर है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। सॉरी, फोर्थ नंबर पर है नेटवर्क या सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। कितने भागों में बांट दिया हमने? 4 भागों में। ठीक है। हम फर्स्ट देखते हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस। फर्स्ट कौन सा ले रहे हैं हम? आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तो डियर स्टूडेंट्स, आणविक क्रिस्टलीय ठोस नाम में ही आ गया कि यहाँ पर अवयवी कण जो हैं, ये अवयवी कण क्या हैं? तो मैं कहूँगा अवयवी कण, देखो नाम में ही आ गया क्या है? अणु है। अवयवी कण क्या है? अणु। ठीक है। अब हम बात कर लें तो हमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं। वहाँ पर हमने कहा था अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम दुर्बल वांडरवाल बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? दुर्बल वांडरवाल बल। तो डियर स्टूडेंट्स, इन अवयवी कणों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, ये कौन सा हो जाएगा? दुर्बल वांडरवाल बल। दुर्बल वांडरवाल बल। ठीक है। फिर हमने कहा कि ये दुर्बल वांडरवाल बल है, दुर्बल है तब हम कहेंगे कि ये जो ठोस हैं ये कठोर नहीं होंगे, मुलायम होंगे। कैसे ठोस हैं? मुलायम ठोस हैं। फिर हम कहेंगे कि ये दुर्बल बल है तो इनके गलनांक और कवथनांक जो होंगे ये लो रहेंगे, कम होंगे, निम्न होते हैं। और फिर हम कहें कि एक इम्पोर्टेंट गुण की बात करें कि ये जो होते हैं ये वैद्युत के अचालक होते हैं। वैद्युत के क्या होते हैं? अचालक होते हैं। वैद्युत के क्या होते हैं? अचालक। ठीक है। वैद्युत के क्या होते हैं? अचालक होते हैं। क्लियर हो गई बात? वैद्युत के क्या होते हैं? अचालक। हमने क्या कहा? फर्स्ट हम पढ़ रहे थे आणविक क्रिस्टलीय ठोस। दोबारा देखें, आणविक क्रिस्टलीय ठोस में मैंने कहा कि आकर्षण बल जो है ये कौन सा है? दुर्बल वांडरवाल बल है। कौन सा बल है? दुर्बल वांडरवाल बल है। फिर मैंने कहा कि ये जो होते हैं ये मुलायम ठोस होते हैं। कैसे ठोस होते हैं? मुलायम ठोस होते हैं। मुलायम ठोस होने के साथ साथ हमने कहा कि इनके गलनांक और कवथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। गलनांक व कवथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं, निम्न होते हैं। और फिर हमने कहा कि ये वैद्युत के क्या होते हैं? अचालक होते हैं। वैद्युत के क्या होते हैं? अचालक। क्लियर हो गई बात? अब देखो हमारे पास अणु जो हैं ये कुछ अलग अलग हो सकते हैं। हमने कहीं 11वीं क्लास में पढ़ा है कि अणु जो होते हैं ये ध्रुवीय भी होते हैं, अणु जो हैं ये अध्रुवीय भी होते हैं, और अणु कुछ अणु ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन आबंध का निर्माण भी करते हैं। ठीक है। तो हम इनको वापस से आणविक क्रिस्टलीय ठोस जो है इसको फिर हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आणविक क्रिस्टलीय ठोस जो है, इस आणविक क्रिस्टलीय ठोस को हम फिर से
3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। फर्स्ट होता है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। सेकंड होता है अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। और थर्ड होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस। हमने वापस से आणविक क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक हो गया ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा हो गया अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, तीसरा हो गया हाइड्रोजन आबंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण क्या होगा? तो नाम में ही आ गया, यहाँ पर अवयवी कण के रूप में अणु होगा। कौन सा? ध्रुवीय अणु होगा। कौन सा अणु होगा? ध्रुवीय अणु। अब देखो, सपोज करो ये एक ध्रुवीय अणु है HCl, ये दूसरा भी एक ध्रुवीय अणु है HCl, दोनों ध्रुवीय अणु हैं। जब दोनों एक दूसरे के समीप आएंगे, दोनों में आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ठोस। ठोस का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। जब इनके बीच आकर्षण बल लगेगा तो ये H+ बनाएगा, Cl- बनाएगा, H आंशिक पॉजिटिव, Cl आंशिक नेगेटिव, यानी कि ये भी एक द्विध्रुव का निर्माण करेगा डियर स्टूडेंट्स, और ये भी एक द्विध्रुव का निर्माण करेगा, और दोनों द्विध्रुव स्थायी बनेंगे। और इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इस अट्रैक्शन फोर्स को हम कहेंगे द्विध्रुव आकर्षण बल। कौन सा बल कहेंगे? द्विध्रुव आकर्षण बल। तो हमसे पूछ लिया जाए ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस जो है, इसमें कौन सा बल लग रहा है, तब मैं कहूँगा कि इसमें आकर्षण बल हो जाएगा द्विध्रुव आकर्षण बल। कौन सा आकर्षण बल हो गया? द्विध्रुव आकर्षण बल। अध्रुवीय अणु है, सपोज करो ये भी एक हीलियम का परमाणु या अणु है हमारे पास, ये भी एक हीलियम का परमाणु या अणु है, दोनों अध्रुवीय हैं। ठीक है, तो हीलियम में एक तो नाभिक होगा, क्या होगा? एक नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्र करेंगे। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी नाभिक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहे हैं। जैसे ही हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो ये भी द्विध्रुव बनाएगा, इसका नाभिक एक तरफ विस्थापित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अब एक तरफ विस्थापित हो जाएंगे। ये भी एक द्विध्रुव बनाएगा, इसका नाभिक एक तरफ और इलेक्ट्रॉन अब एक तरफ, यानी कि ये भी एक डाइपोल बनाएगा, पॉजिटिव सिरा एक तरफ, नेगेटिव पोल एक तरफ। ये भी एक डाइपोल बनाएगा, पॉजिटिव पोल एक तरफ, नेगेटिव पोल एक तरफ। लेकिन ये द्विध्रुव जो है ये तात्कालिक द्विध्रुव है, ये स्थायी द्विध्रुव नहीं है। स्थायी द्विध्रुव नहीं है, तब हम कहेंगे ये भी प्रेरित द्विध्रुव बनाएगा, ये भी प्रेरित द्विध्रुव बनाएगा। दोनों के बीच में कौन सा द्विध्रुव बनेगा? प्रेरित द्विध्रुव बनेगा। कौन सा द्विध्रुव बनेगा? प्रेरित द्विध्रुव बनेगा। ठीक है, कौन सा द्विध्रुव बनेगा डियर स्टूडेंट्स? प्रेरित द्विध्रुव बनेगा। ठीक है, और प्रेरित द्विध्रुव बनेगा तब हम कहेंगे कि आकर्षण बल जो होगा वो होगा प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। तो हम कहेंगे अध्रुवीय अणु जो हैं इनमें अवयवी कण के रूप में तो अध्रुवीय अणु होंगे। कौन से अणु होंगे? अध्रुवीय अणु होंगे। और हमने एक्सप्लेन किया, दोबारा बता देता हूँ, ये एक अध्रुवीय अणु है हीलियम, ये भी अध्रुवीय अणु है यानी कि हीलियम है। ये नाभिक हो गया हीलियम में एक, और 2 इलेक्ट्रॉन चक्रण करेंगे। यहाँ भी सेंटर में नाभिक हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन चक्रण करेंगे। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे, दोनों को जब एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो इन दोनों में डाइपोल बनेगा, एक द्विध्रुव बनेगा। लेकिन ये द्विध्रुव स्थायी नहीं होगा, तात्क्षणिक होगा। जैसे ही दोनों एक दूसरे के
अट्रैक्शन फोर्स से दूर हट जाएंगे तो ये वापस अध्रुवीय अणु में बदल जाएंगे। यानी कि इनमें जो द्विध्रुव बनेगा, ये एक हीलियम, इसका ये नाभिक एक साइड में आ गया, इलेक्ट्रॉन नंबर एक तरफ खिसक गया। ये दूसरा हीलियम, इसका नाभिक एक तरफ आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन नंबर एक तरफ आ गए, तो इसको भी हम कहेंगे प्रेरित द्विध्रुव और इसको भी हम कहेंगे प्रेरित द्विध्रुव। और दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा, इस आकर्षण बल को हम कहेंगे प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। इस प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल को सबसे पहले बताया था फिट्ज लंदन नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको हम लंदन बल या परिक्षेपण बल भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होगा, तब डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये अट्रैक्शन फोर्स होगा प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल। क्लियर हो गई बात। इसी को हम लंदन बल भी बोलते हैं और इसी को हम परिक्षेपण बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिक्षेपण बल। क्लियर हो गई बात। और डियर स्टूडेंट्स थर्ड हमारे पास आता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस में अणु कौन से होंगे, तब मैं कहूँगा हाइड्रोजन आबंध बनाने वाले अणु। और हाइड्रोजन आबंध बनाने वाले अणु कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन आबंध बनाने वाले अणु हैं, तो इनमें आकर्षण बल जो होगा वो होगा कौन सा, हाइड्रोजन आबंध। इसके दो एग्जाम्पल याद रखना है, H2O, NH3 और HF। ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। जल में हाइड्रोजन बंध बनता है, NH3 अणुओं के बीच में भी हाइड्रोजन बंध बनता है और HF के अणुओं के बीच में भी हाइड्रोजन बंध बनता है। ठीक है, अब देखो ध्रुवीय में, ध्रुवीय के एग्जाम्पल पे आ जाओ। ध्रुवीय के एग्जाम्पल में देखें HCl ध्रुवीय है, HBr भी ध्रुवीय है, HI भी ध्रुवीय है। जितने भी असम्मित अणु होते हैं वो सब ध्रुवीय होते हैं। और जिनमें ऐसे अणु जिनमें अलग अलग परमाणु जुड़ करके अणु का निर्माण करते हैं और असम्मित होते हैं वो ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, मैं बात कर लूँ NF3 ध्रुवीय होगा, NCl3 ध्रुवीय होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं SO2। SO2 जो है ये खुद की संरचना के कारण ध्रुवीय है, क्योंकि इसकी संरचना कोणीय रहेगी। कौन सी संरचना रहेगी, कोणीय। ठीक है, कैसी संरचना बनेगी, तो मैं ऊपर से रफ कर देता हूं, इनको हम आगे देखेंगे। अभी मैं यहां से रफ कर देता हूं। और मैंने कहा S डबल बॉन्ड O और सल्फर के पास एक लोन पेयर बचेगा। इस लोन पेयर के कारण इनमें प्रतिकर्षण लगेगा। याद करो, रासायनिक आबंध वाले चैप्टर में एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत पढ़ा होगा, वेस्पर्ट थ्योरी पढ़ी होगी। इस सिद्धांत के अनुसार लोन पेयर बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण रहेगा और ये बॉन्ड एंगल जो है ये कम हो जाएगा। ठीक है, तब हम कहेंगे कि SO2 की कोणीय संरचना है और ये ध्रुवीय है। कैसा है, ध्रुवीय। अब देखें CO2 को, देखो CO2 रेखीय संरचना बनाता है क्योंकि कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण इस साइड में, इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण इस साइड में, तो ध्यान रखना ये अध्रुवीय होता है। CO2 कैसा होता है, अध्रुवीय। SO2 कैसा होता है, ध्रुवीय। ठीक है, तो SO2 किसका एग्जाम्पल है, ध्रुवीय का। CO2 किसका एग्जाम्पल है, अध्रुवीय का। फिर जितने भी सम्मित अणु होते हैं जिनमें सभी बंध समान होते हैं और कोई लोन पेयर नहीं है, ऐसे अणु सम्मित अणु होते हैं और ये भी अध्रुवीय होते हैं। मैंने कहा BeCl2 सम्मित अणु है, BeF2 सम्मित अणु है, BF3 सम्मित अणु है, ये भी कैसे होंगे, अध्रुवीय होंगे। अक्रिय गैस जब ठोस बनाएंगी तो ये भी अध्रुवीय होंगे। ठीक है, हीलियम नियोन आर्गन जो भी है ये सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में कैसे होंगे, अध्रुवीय होंगे। क्लियर। फिर बात करेंगे हाइड्रोजन आबंधित में। और हाइड्रोजन आबंधित में मैंने कहा कि हाइड्रोजन आबंध जो है ये ध्रुवीय आबंध की एक विशेष कंडीशन है।
ध्रुवीय आबंध की ही विशेष कंडीशन है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी परमाणु या तो ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर F के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, किस किस के साथ बताया? हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। तब हम कहेंगे कि इनमें एक सहसंयोजी बंध बनेगा और दूसरे अणु के साथ ही एक दुर्बल आकर्षण बल बनाएंगे, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन आबंध। तो H2O, NH3 और HF ये हाइड्रोजन आबंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण में फर्स्ट वर्गीकरण कंप्लीट किया, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से बच गए? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और सहसंयोजी या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस, जिन पर हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।